हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एसएससी के अलावा भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन में एसएससी की जैसे कि लाइक दैट एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ जीके के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम सारे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। हड़प नीति किसने लागू की थी? अब हड़प नीति किसने लागू की थी, ठीक है। तो हड़प नीति फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है, ठीक है। तो अब हड़प नीति किसने लागू की थी, ये हड़प नीति होती क्या है, तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट पहले देख लेते हैं कि हड़प नीति किसने लागू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति लागू की थी। अब हड़प नीति होती क्या है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अब हड़प नीति ये थी कि जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे तो उसने एक नीति बनाई थी हड़प नीति। इसके थ्रू क्या होता था, जो राजा लोग रहते थे उनका जो राजकाज रहता था, शासन वगैरह जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह रहती थी, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे कि उनका जो राज वगैरह था सब हड़प लेते थे। यही थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल कितना था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, ठीक है। सो आई होप अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके आएंगे, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत चंद्र महालबोनिस इसके जो है संस्थापक के, इन्होंने जो है ISI की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है एंड इसके अलावा इसके 4 सेंटर हैं जो कि दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई एंड तेजपुर में इसके 4 सेंटर हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 17 दिसंबर 1931 में प्रशांत चंद्र महालबोनिस ने इसकी स्थापना यानी ISI की स्थापना की थी, ठीक है। और इसको 1949 में भारतीय संसद के एक विधेयक द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संख्या का गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को हर साल भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब बात आती है कि मतलब ये संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको यानी संविधान को बनने में टाइम लगा था। एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी कि भारत के संविधान के जनक जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने भारत का संविधान जो है बनाने में काफी ज्यादा योगदान दिया है। सो स्टूडेंट, आई होप मैंने संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो फिर आप इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करके आएंगे, ठीक है। और भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ते रहना है क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी, बाकी अभी इतना पढ़िए, ठीक है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, यानी कि मानसून वन को उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मानसून वन शब्द आया है तो इसका क्या मतलब है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो मानसून वन होता क्या है? मानसून वन ऐसे वन होते हैं जो मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे वृक्षों के वन को मानसूनी वन कहते हैं, ठीक है। अब ये वन कैसे होते हैं, तो इसमें ऐसे पेड़ होते हैं जो पर्णपाती यानी चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ रहते हैं और ये मतलब साल में एक बार जो है इनकी पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं और फिर से नए पत्तियां आती हैं। और ये वृक्ष कौन कौन से होते हैं, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा सागौन का वृक्ष होता है, शीशम हुआ, बांस हुआ, आम हुआ, नीम वगैरह हुआ। तो इसमें साल में एक बार पत्ती आती है और फिर गिर जाती है, फिर से नई पत्ती आती है। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं वो मानसूनी वन वाले पेड़ होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की यानी जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गैल्वेनीकरण, ठीक है। तो जो लोहा रहता है उसमें जो जंग लग जाता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते यानी जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि लोहे में जंग ना लगे, इसके लिए। और इस प्रोसेस को जो मतलब लेयर चढ़ाई जाती है, इस प्रोसेस को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट आपने एक और चीज़ देखा होगा कि जब लोहे पे जंग लगती है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो वो जो लेयर रहती है उसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं। एंड ये जो आयरन ऑक्साइड की लेयर होती है, ये इसमें एक होल रहते हैं छोटे छोटे, जिनके थ्रू क्या होता है कि ये रिएक्शन करके लोहे की परत के ऊपर परत मतलब सारी लेयर जो है उसमें जंग चढ़ जाता है और सारा लोहा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। एंड इसके अलावा भी लोहे को बचाने के लिए कई सारी और भी प्रोसेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 93, ठीक है। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। जब तक आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे आपको ये चीज़ याद नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिटेल में एक एक अनुच्छेद आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी तो आप आराम से उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से इसमें जो लिखा हुआ है इसमें से कौन सा मेल नहीं हो रहा, ठीक है। जो मेल नहीं हो रहा होगा वही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान, तो जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान में रिलेशन है, ठीक है। दोनों जो है मेल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर जैसे देखें भूमि विज्ञान पादप भूगोल, भूमि मतलब धरती, पादप भूगोल, पादप भूगोल क्या होता है कि ये वनस्पति भूगोल होता है, ठीक है। तो इसमें वनस्पति का रहता है, तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड अगर नेक्स्ट देखें जो कि है मानव विज्ञान, तो मानव विज्ञान का सांस्कृतिक भूगोल से रिलेशन है, ठीक है। सांख्यिकी जनसंख्या भूगोल इसका भी रिलेशन है, यानी कि इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये भूमि विज्ञान और पादप भूगोल जो है एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वायुमंडल में कितनी लेयर होती हैं और उनका क्या क्या वर्क रहता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको नॉलेज रहनी चाहिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वायुमंडल में बेसिकली 4 लेयर होती हैं, जो कि फर्स्ट है क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, एंड सेकंड है समताप मंडल यानी कि स्ट्रोस्फेयर, ठीक है। थर्ड है मध्यमंडल यानी कि मेजोस्फेयर, ठीक है। और ये जो है थर्ड लेयर है। एंड फोर्थ लेयर जो है वो आयन मंडल है जो कि आयनोस्फेयर है। तो इन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, तो आपको इसका राइट आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट लेयर की बात करें तो इसमें हर 165 मीटर की ऊंचाई पे जैसे भी आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि अगर टोटल 1 किलोमीटर की दूरी अगर
तय करें तो इसमें 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर में ये प्रॉपर्टी होती है। एंड अगर बात करें इसमें समताप मंडल के स्ट्रेटोस्फेयर में, तो इसमें फर्स्ट में तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, बट जैसे ही 20 किलोमीटर लगभग ऊंचाई पे जाते हैं इसका टेम्परेचर जो है अचानक सा जो है बढ़ जाता है। अब ऐसा होता क्यों है कि आगे जैसे बढ़ते हैं टेम्परेचर जो है अचानक से बढ़ने लगता है? तो इसमें ऐसा होता क्या है कि ऐसा ओजोन गैस की वजह से होता है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, एंड अब बात आती है मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर। तो इसमें जो है इसकी जो ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर तक की होती है, और इसमें मतलब टेम्परेचर जो है अचानक से एकदम लो हो जाता है, माइनस में हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसमें हो जाता है, यानी कि बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी जैसा कि इसमें ऑप्शन है यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 4 लेयर होती है, तो यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, मध्यमंडल मैंने आपको बताया। तो ये तो इसका हो गया राइट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, यह प्रत्यक्षतः समताप मंडल के ऊपर है। राइट, मैंने आपको बताया कि समताप मंडल के बाद जो है वो मध्यमंडल आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया राइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें जो कि है इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मध्यमंडल में टेम्परेचर जो है अचानक सा बिल्कुल माइनस में हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप लोग भी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। आई नो काफ़ी सारे बच्चों को इसका राइट आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सबको पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुमेह, डायबिटीज़। ठीक है, इंसुलिन की वजह से जो है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वो पता थे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।